मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था कि आप बूथ पे किसी भी रैंडम व्यक्ति को दिहाड़ी पे 1000, 1500, 2000 रुपए देके कैसे भेज सकते हो। सारी पार्टियों को, मुझे तो एग्जिस्टिंग जितनी पार्टियां लग रही है, अगर इस तरह से उनको चलना है तो भाजपा तो कच्चा चबा जाएगी उनको। आदर्श भाई वेलकम बैक। नमस्ते भाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, बहुत सारी एनालिसिस हो रही है और जब भी भाजपा जीतती है, इस तरीके की जीत होती है तो बहुत सारे लोग क्रेडिट देते हैं मोदी को, पार्टी के और अन्य लीडर्स हैं जो स्टेट में हैं उनको। लेकिन मुझे लगता है कि वाई द बीजेपी विंस, उसमें एक जो फैक्टर है जो उतना एनालाइज नहीं करते लोग, वो है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का। तो हमारा जो ये आज का डिस्कशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, सिर्फ फोकसिंग ऑन कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है भाजपा की, वो औरों से कैसे उसको अलग करती है पार्टी को। भाजपा के संगठन को समझने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ को, जो शॉर्ट एनालिसिस होता है उसको समझने के लिए, स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमें लगता है कि सबसे पहले अपने को बाकी पार्टियों का क्या है, संगठन का मापदंड क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो समझना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में ही एक बहुत सीनियर लीडर है, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनसे बात हुई तो जनरली होता है कि बूथ तक आपकी संगठन होनी चाहिए। जनरल हम समझते हैं कि बूथ तक संगठन होगा तभी आप कोई निर्देश या कुछ भी आपको पहुंचाना हो, आप ऊपर से लेके नीचे तक, बूथ तक, और बूथ पे जो हर एक बूथ पे जितने लोग हैं उन तक पहुंच सकता है। ये कौन सी पार्टी के, मतलब दो, नॉट बीजेपी लीडर, राइट? नॉट बीजेपी, ये मैं रीजनल पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बात किया उनसे, तो मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट है जो हर एक बूथ तक जानी है ना, हजारों जो बूथ है उस तक जानी है। तो मैंने कहा कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे हर एक वार्ड है, अब हर विधानसभा में 8-10 वार्ड है, हर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं, उन तक जाएगा, वो फिर अरेंज करेंगे नीचे। मैंने कहा नहीं ठीक है, उन तक तो जाएगा, लेकिन उससे नीचे कैसे जाएगा? तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि लोग हायर कर लेंगे, वेंडर है, मिलते हैं बहुत सारे जो लोग मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। और फिर मैं जब थोड़ा डिग किया तो मुझे पता चला कि ये इनके जो तंत्र हैं पूरे, इसमें आधा से ज्यादा जो इनकी डिपेंडेंसी है वो वेंडर पे है। बूथ पे इनके पास लोग नहीं है, उसके ऊपर जो और भी जो छोटे छोटे और जो होते हैं रीजन्स, उस पे इनके पास लोग नहीं है। तो इनको मैन पावर के लिए वेंडर चाहिए, पैम्पलेट बांटने के लिए वेंडर चाहिए, स्टिकर लगाने के लिए वेंडर चाहिए। तो मतलब दिहाड़ी पे ये लोग उठाते हैं, दिहाड़ी पे 10,000, 1500, 2000, बूथ एजेंट तक दिहाड़ी पे बनते हैं। बूथ एजेंट, मैं तो इस बात से तो मैं कल्चरल, मैं क्योंकि मेरा पूरा परिवेश आप जानते हैं, संघ का बैकग्राउंड और इसमें रहा, तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि आप बूथ पे किसी भी रैंडम व्यक्ति को दिहाड़ी पे 1000, 1500, 2000 रुपए देके कैसे भेज सकते हो। खर्चे सबको मिलते हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, लेकिन वो खर्चे मिलते हैं कि उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना हो। हाँ, मतलब ये इमेजिन करना कि आपकी आइडियोलॉजी का वो बंदा नहीं है, और या हो भी सकता है लेकिन एक डाउट है, और उसको आप सबसे इम्पोर्टेंट जो किला है अपना, उसको आप दे रहे हो मैन करने के लिए कि दिहाड़ी पे करने के लिए। सारी पार्टियों को, मुझे तो एग्जिस्टिंग जितनी पार्टियां लग रही है, अगर इस तरह से उनको चलना है तो भाजपा तो कच्चा चबा जाएगी उनको। क्योंकि यू कैन नॉट गो till very long without प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। वो नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? एक पार्टी, एक लीडर, एक परिवार वैसे नहीं चल सकता बहुत समय तक। हम देख रहे हैं बाकी पार्टियों का क्या हाल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अब बाकी पार्टियों के पास आप समझो कि वार्ड, विधानसभा के नीचे वार्ड, उसके बाद खत्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। मैक्सिमम पार्टियों का ये हाल है, एक पार्टी का नहीं। अब आते हैं इसके बाद बीजेपी में क्या है। एक मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जो हरियाणा में भी जो कांग्रेस की हार हुई, उसका एक जो कारण बताया गया, बट उतना एनालाइज नहीं होता है, उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं कि यार संगठन की हरियाणा में तो कभी किसी का रहा ही नहीं, तो इतने जरूरत नहीं है। बट मुझे लगता है कि 12 साल से लगभग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट तक स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं है, आपके बूथ अध्यक्ष तो कैसे ही होंगे, मतलब वो तो कंसेप्ट ही नहीं है, एलियन कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं है, तो ये बहुत इग्नोर कर दिया जाता है ये चीजें, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो होता है आखिरी दिन, उसमें बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वो इग्नोर हुआ पार्ट बीजेपी की साइड से। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कितने परसेंटेज लोगों ने वोट किया है,
तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है लोगों को बाहर लाने के लिए, वोट करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली कैसे काम करता है, तो मुझे लगता है एक दे डिसाइड क्वांटिफाइबल एम डिसाइड करते हैं कि भाई इतना, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें इतनी सीटें, जैसे बीजेपी का, ठीक है आज हम पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करके ऐसा बोल देंगे कि अरे 400 पार, लेकिन देयर वाज अ एम डिसाइडेड विथ नंबर्स, क्वांटिफाइबल एम डिसाइड होता है। उसका आप अलॉट करते हो रिसोर्सेज को उस एम को फुलफिल करने के लिए, फिर डेडलाइन कि भाई इतने समय तक ये होना चाहिए, और फिर पीरियोडिकली मॉनिटरिंग और रिव्यूज होते हैं। मैंने जो समझा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन कॉर्पोरेट्स ऐसे वर्क करते हैं अगर आपको स्केल पे वर्क करना है। मैंने जो समझा, हर एक जो पार्टी है इंडिया में, आप कांग्रेस का भी ले लो, एक नेशनल पार्टी है, इन चारों में से एक ना एक पैरामीटर या 2-3 कई पैरामीटर्स उनके छूटे रहते हैं। अब कांग्रेस अभी फिलोसोफाइज कर रही है, उनका एम एक्चुअल में क्या है, न्यूमेरिकली क्वांटिफाइबल एम है ही नहीं। उनके कार्यकर्ताओं को ही क्लियर नहीं है कि भाई करना क्या एक्चुअली एग्जैक्ट। विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, वैचारिक लड़ाई लड़नी है, तो यू माइट वेल नीड अ संगठन लाइक आरएसएस और वीएचपी और सम सॉर्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्टोरल फाइट करना है तो वहां आपको सारे इलेक्टोरल जो गुणागणित हैं वो सब करने होंगे आपको। एम डिसाइडेड नहीं है। बहुत पार्टीज के साथ, रीजनल पार्टीज में खास करके, जैसे शरद पवार जी की अभी पार्टी ले लीजिए, या उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ले लीजिए, उसमें अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्स नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला, आपको वेंडराइज करना पड़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है आपके। आप मान लो एम डिसाइड भी कर लिए तो रिसोर्स नहीं है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स। डेडलाइंस चलो आप दे सकते हो एक कुछ, और रिव्यूज पीरियोडिकली उसको रिव्यू करता रहे आदमी, उस एक आदमी उसी पर्टिकुलर टास्क पे लगा रहे, वो नहीं है। बीजेपी इन चारों बॉक्सेस को टिक करती है। इसका मैं एक, आप सवाल पूछने से पहले एक बस छोटा उदाहरण दूं। अभी सदस्यता अभियान बीजेपी की चल रही थी नेशनल लेवल पे, उन्होंने पहले ही एम डिसाइड किया, पीएम ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, एम डिसाइडेड था कि 10 करोड़ मेंबर बनने हैं, वर्ल्ड की हमें लार्जेस्ट पार्टी फिर से बननी है। उसमें से जो पुराने मेंबर्स हैं उनको रिन्यू भी करना है। अब वो एम डिसाइड हो गया, डेडलाइन डिसाइड हो गया कि ये भाई पर्टिकुलर तारीख तक करने हैं, पर्टिकुलर तारीख तक पहले मेंबर बनाने हैं, उसके बाद फिर उसके अगले 1 महीने में एक्टिव जो मेंबर हैं उनको इनरोल करना है, फिर उसके अगले 1 महीने में संगठन का जो इलेक्शंस होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये करना है। जब एक बारी सारे मेंबर बन गए तो फिर इलेक्शन होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा। तो ये तरीका है। उसको अब देखो, एम डिसाइड हुआ, रिसोर्स अलॉट किए बड़े बड़े, मतलब विनोद तावरे जी हों या राष्ट्रीय महासचिव लेवल के लोग, सुनील बंसल जी हों, जो नोन हैं फॉर देयर एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, वो सारे लोग उसको पीरियोडिकली हर 15 से 20 दिन पे आप देखोगे बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है जिसमें सबको रहना अनिवार्य है, और उसमें उसको पीरियोडिकली स्टेट वाइज रिव्यू हो रहा है। उसके बाद और रिसोर्स अलॉट हुए, रिव्यूज हो रहे हैं, डेडलाइन पता है। अब यहाँ आप देखो कि आप कार्यकर्ता के एंड से देखो, ये तो हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशनल ये चीज हो रहा है। अब कार्यकर्ता एंड से देखो, कार्यकर्ता कोई बनाता है मेंबर, आप देखो, सर्च करोगे, स्क्रॉल करोगे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी के लेवल पे, प्रदेश संगठन मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, ये लोग ट्वीट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जो कि एक बूथ पे शायद 500-400 लोगों को जोड़ा है। एक बूथ पे 1000 वोटर होते हैं, अगर उसमें 400-500 को जोड़ ही दिया, मेंबर बना दिया उसने, तो ऑब्वियसली उसका उसको भी रिकॉग्निशन मिला। अब कार्यकर्ता के एंड से देखो, उसको लग रहा है कि यार मेरे सीनियर लीडर्स मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मेंबर बनवा रहा है वो डायरेक्टली एक नेशनल डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि हरियाणा के लेट्स से रोहतक जिले के फलाने बूथ के ये व्यक्ति ने इतना मेंबर बनवाया, वो एकदम मैप्ड है इजिली, तो उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, वहां कोई चीटिंग नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये स्केल की बात है, तो हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% एफिशिएंसी रहेगी, लेकिन 60% रहेगी, 70% रहेगी, तो भी आप देखो स्केल। हाँ, मतलब दूसरी पार्टियों के 0 से तो बेहतर ही है। 10 करोड़ के बदले अगर 7 करोड़ भी आपके पास वैसे मेंबर सच में हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जब स्केल पे काम करते हो तो वो एफिशिएंसी, और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक ढांचा दिया है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के एंड से भी और जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसके एंड से भी सोच के। तो ये मोटिवेशन का फैक्टर है, ये किसी भी अभी एग्जिस्टिंग पार्टी में आप मुझे लाके दिखा दो, मिसिंग है।
इधर दे वर्क ऑन कल्ट फिगर, जैसे ममता बनर्जी हैं तो अपने कल्ट पे अपना चल रही हैं, वो कल्ट फिगर्स पे काम करें। जैसे अभी उद्धव ठाकरे जी को ऐसे ही लगता था कि वो कल्ट फिगर हैं, तो उनके एंड पे, और वो नहीं थे कल्ट फिगर, उनको लगा कि वो कल्ट फिगर हैं, कि उनके नाम पे चल जाएगी सब चीज ऐसे। तो मुझे यही लगा कि जो लॉन्ग टर्म में कोई भी एनीवन हु वुड फोरसी फ्यूचर, who would want to foresee future would think कि भाई once let's say ममता बनर्जी is not there, once let's say नीतीश कुमार जी is not there, एक बिहार में जैसे मैं आता हूँ बहुत this is the chatter, नीतीश कुमार जी जब हटेंगे तो भाजपा will take over the entire JDU पार्टी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के पास है ऑर्गेनाइजेशनल, है ना। जब तक आप लीडर है, लीडर के अराउंड कोहेसिव एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड बना के लोग रह सकते हैं, लेकिन जब एक बारी वो लीडर गया तो फिर कुछ है नहीं। यहाँ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मैंने वही बोला, ये इन चीजों में बाकी किसी भी पार्टी के पास अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दूर तक दिखता नहीं है। नहीं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में बनाया भी गया है ना, मतलब अगर आप देखें आरएसएस बीजेपी का जो आपस में जो लोन भी करते हैं वो लोग, बहुत सारे जो संगठन मंत्री हैं या संगठन के लोग हैं वो आरएसएस से जाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी के साथ काम करते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कई चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने कहा कि आरएसएस का और बीजेपी का, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल, तो ये थोड़ा समझाइए हमको कि किस तरीके से ये काम करता है और उसको पावर करता है। तो एक बारी स्ट्रक्चर को समझते हैं, बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर है। तो अपने को सबको पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं BL संतोष जी। इसको, और मुझे ये बार बार, मैं आज शायद अपन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी वन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन मीडिया, और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बने और उसको कैसे रन किया जाता है। तो मतलब जो नई पार्टियां भी बना रहे हैं या जो युवा लोग आ रहे हैं, जैसे जन सुराज, वो वहां पे कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी ने भी काफी फोकस किया है पंजाब में। जैसे 2017 में उन्होंने सोचा था कि हम वेव से जीत जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, आखिरी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से वो पिटर आउट हो गया। बट 2022 तक उन्होंने पूरा संगठन जिले लेवल पे, बूथ लेवल पे वो बनाया, तब वो जाके क्योंकि जो वेव है अरियन भाई, उस वेव को वोट में कन्वर्ट कर लेना, वहां ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वोटर को रीच आउट करना एक एक घर पे। तो जैसे भाजपा की जब बात करें एक बारी अपन, तो भाजपा का राष्ट्रीय लेवल पे है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव, पूरी टीम है। सेम लगभग टीम स्टेट लेवल पे, स्टेट के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं वगैरह। उसके नीचे आते हैं, अच्छा बहुत पार्टी इसके नीचे जा ही नहीं पाती है ज्यादातर। अब स्टेट के नीचे जिला में टीम है, लगभग सेम, जिला में महासचिव होंगे, जिला के अध्यक्ष होंगे वगैरह। उसके नीचे मंडल के, जो मंडल सॉर्ट ऑफ लूजली ट्रांसलेटिंग टू ब्लॉक्स, ऐसा मान लो, उस लेवल पे सेम टीम की ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है वगैरह। उसके नीचे शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र अध्यक्ष। उसके नीचे बूथ अध्यक्ष। अब लोगों को लगा यार बूथ अध्यक्ष तो हो गया, आप एकदम बूथ तक पहुंच गए। बूथ के भी नीचे पन्ना प्रमुख। तो हर बूथ पे लगभग 1000 वोटर, तो एक पन्ने पे ऐसा मान के चलिए कि आगे पीछे मिला के ऐसा 250 वोटर का नाम। तो हर 250 वोटर पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है पन्ना प्रमुख। अभी तो हमने सुना कि गुजरात में उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट भी किया था, अर्ध पन्ना प्रमुख। अर्ध पन्ना, वो बिल्कुल। तो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि जितना आप ट्रिकल डाउन करते रहो, तो धीरे धीरे जितना ऑर्गेनाइजेशन को और एफिशिएंट बनाना। दूसरा, ये केवल हायरार्की नहीं है फ्रॉम राष्ट्रीय टू पन्ना प्रमुख, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। जैसे भाजपा में एक ऐप है, 1-2 ऐप है जो सब यूज करते हैं भाजपा के लगभग कार्यकर्ता। आपको मैं इसका उदाहरण देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल। योगा दिवस था तो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था कुछ उसमें, तो मैं बस कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा था बीजेपी की। कोई पार्टी ये सोचेगी भी नहीं। तो आई थिंक दैट वाज 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 2022, हाँ शायद 22 का था। तो उसमें ऐसा था कि 75, क्योंकि 75 साल हुए हैं, तो 75,000 जगहों पे योगा दिवस होना चाहिए, ऐसा एक पार्टी का कार्यक्रम था। न्यूमेरिकल नंबर आ गया, न्यूमेरिकली एम सेट है, डेडलाइन भी सेट है कि भाई उसी योगा दिवस के दिन करना है, ठीक है। उसके लिए टीम बना दी गई, राष्ट्रीय महासचिव वगैरह उसके प्रभारी थे, स्टेट लेवल पे टीम बनी। और अच्छा, टीम ऐसे नहीं बनती है, टीम का प्रॉपर नाम नंबर के साथ कार्यालय आता है, वो डिजिटाइज होता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति है जो इस चीज का दायित्व है। स्टेट लेवल पे इसका दायित्व है, नेशनल लेवल पे इसका दायित्व है। इन 4 लोग देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे ये 4 लोग देख रहे हैं, जो भी बिहार में ये देख रहे हैं, यूपी में ये 4 लोग, हरियाणा में ये 4 लोग, उसके नीचे जिले में ये,
उसके नीचे मंडल और बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ प्रॉपर। वैसे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय प्रभारी बनेंगे वो उन सबसे नंबर मंगाएंगे कि आप प्रभारी नियुक्त करो हर एक जिले, हर एक मंडल, हर एक बूथ पे, और हमें दो नाम नंबर उसका। वो आया, डिजिटाइज हो गया कि ठीक है, पता है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक ऐप दिया था, एक लिंक दिया था, तो कुछ नहीं करना था उनको। जो भी बूथ का प्रभारी या मंडल का प्रभारी, मान लीजिए एक मंडल का प्रभारी 3 जगह अपने यहाँ योगा दिवस करा रहा है, वो 3 जगह का फोटो अपलोड करता है, बस खींचना, कुछ नहीं करना, बस खींचना, एकदम इजी प्रोसेस था, खींचना, अपलोड, खत्म। ऑटोमेटिकली वो जीपीएस से फेच कर लेता था कि ये किस विधानसभा में है, किस बूथ पे है। तो उससे हो क्या रहा था, हम लोग नेशनली देख पा रहे थे डायरेक्टली डैशबोर्ड पे कि किस बूथ पे और किस मंडल पे और किस जिले में और किस विधानसभा में, किस लोकसभा में हमारे कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पे आपको एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता चलती है। यूपी अलोन डिड मोर देन 30,000 योग दिवस प्रोग्राम। तो आपको एक लगता है ना कि यार देखो यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी चुस्त है वहां पे, जो इतना प्रोग्राम करा है। गुजरात ने बहुत किया, मध्य प्रदेश ने, जहां हम ऐसे सुनते हैं ना, एक होता है ना कि ऐसे वर्बली सुनते हैं, अरे यार वहां ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उसका तो मतलब एक डेटा सेट हमारे पास है कि नहीं भाई देखो ये इतने स्केल पे इतना कम समय में इतने ज्यादा प्रोग्राम किए करवा। और उसमें जो ज्यादा लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक डाटा पॉइंट आपके पास आ गया, उसमें आपको लग रहा है कि 10 लोग उभर के आए हैं कि जिनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप उनको एक तरीके से सबके लिए वो एक विजिबिलिटी हो जाती है कि इन लोगों को आगे लेके आना है। बहुत लोगों का, आप जो ये अच्छी आपने बात बताई, इसमें बहुत लोगों का ऐसा कहता है अरे कहाँ, हम लोग तो बस काम करते रहते हैं, हमें तो नहीं मिलता मौका। देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स है, बहुत दांव पे चलते हैं, तो इट्स नॉट एज इफ कि इतना इनपुट तो इतना आउटपुट आएगा, ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है नो डाउट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन बिल्कुल ही नहीं होता ये तो नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। एक स्टेट में जब चुनाव चल रहा था तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे बैठक लेने। तो उन्होंने सारे जो स्टेट के महामंत्री थे, 3 महामंत्री, तीनों को 3 या 4 महामंत्री थे, उनको सबको पूछा कि आप लोगों का क्या है कार्यक्रम, क्या करते हैं आप पूरे दिन, दिनचर्या क्या है, व्हाट इज योर रूटीन। तो उन्होंने बोला हम तो साहब निकलते सुबह ब्रेकफास्ट करके कुछ कार्यकर्ता के यहाँ जाते, फिर उनके साथ कुछ कार्यक्रम करते, फिर कहीं और जाते, ऐसा। उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, बोले नहीं ऐसे नहीं, फॉर्मेट जिसमें आप कितने बजे, चुनाव के लास्ट 3 महीने टाइप्स, आप कितने बजे उठते, आप किस कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करते, वो कार्यकर्ता किस जाति से है, किस ब्लॉक से है, किस विधानसभा से है, आपने जो कार्यक्रम कुछ मान लो कहीं भाषण दिया, कितने लोग थे, कौन कार्यकर्ता था जो उसको हेड कर रहा था, उसका मोबाइल नंबर, वो किस जाति से था, किस ब्लॉक से, किस अगेन विधानसभा से। दैट वाज फॉर्मेट दैट वाज टू बी मेल्ड। उनको मेल करना था ये रोज, डेली, रात के 11-12 बजे तक कि आपने क्या किया पूरे दिन। सच लेवल ऑफ मॉनिटरिंग। अब आप सोचो कि कोई सीनियर लीडर लाइक अमित शाह जी ऐसा बोल रहे हैं, सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा कि कुछ डिच करे, वो काम करेगा। अपने आप अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, क्या पता किसको फोन कर दे रैंडम। हाँ, अकाउंटेबिलिटी आ गई। दूसरा, ऐसा नहीं कि केवल अकाउंटेबिलिटी आई, दे वर रिवॉर्डेड। ऑल ऑफ देम आर नाउ सीनियर मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ देम, मैं नाम नहीं ले सकता, ऑल ऑफ देम आर सीनियर मिनिस्टर्स नाउ, क्योंकि एक्चुअली उन लोगों ने काम किया बहुत जी जान लगा के। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी, ये जो है ना कि रिवॉर्ड करना, कि कार्यकर्ता के एंड से देखो तो उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वही कहा कि रिकॉग्निशन है ही नहीं। कुछ लोग बोल देते ना, अरे हम तो बस यार यहीं काम करते रह जाते हैं, रिवॉर्ड नहीं है। हाँ, क्योंकि अब ये थोड़ा फैशनेबल हो गया है कहना कि बहुत सारे लोग पार्टी के बाहर से काफी लोग आने लग गए हैं, तो एक कम से कम एक नैरेटिव बन रहा है कि भाई बाहर वाले लोगों को ही सारे पद मिल रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ है नहीं। बट दिस शोज की कुछ तो एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि अपने लोगों को, ये थोड़ा सा ओवर हाइप्ड चीज है। नो डाउट बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, पॉलिटिक्स है, वो होता है, उस पर मैं अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि हर चीज की जरूरत होती है। वही लोग शायद हेमंता बिस्वा शर्मा को लेके बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको ले आया गया, तो ये होता है पार्टी में। लेकिन आज भी देखो, भाजपा की राष्ट्रीय टीम देखो, प्रदेश टीम देखो, आप देखो कि बल्क ऑफ द पीपल, राष्ट्रीय टीम ही ले लो ना, आप एक भी राष्ट्रीय महासचिव और ऐसे बताओ ना जो कहीं ऐसे बाहर से आए हैं, उनको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पद दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर है। अच्छा। अभी मिनिस्टर मिला, ऐसा नहीं बोल रहा, संगठन में नहीं है, संगठन में नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिला, लेकिन बल्क तो देखो किनका है, परसेंटेज बल्क तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का। आज लोग ये कहते हैं कि अरे भजन लाल शर्मा जी को बना दिया, मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय को बना दिया। अरे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों ने जीवन खपाया है और ट्रैक रिकॉर्ड। और कोई विष्णुदेव साय जैसे, उनको तो मैं जानता हूँ, ट्राइबल एरिया में उन्होंने काफी काम किया है। वो
तब से जब मिशनरियों के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, जब मिशनरी शब्द सुनते थे तो हमें लगता था ये सब कन्वर्जन हो रहा है हर जगह, वो उतने दुर्गम परिस्थिति में वहां रह के काम किया उन्होंने, तो ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन अब एक दो उदाहरण कोट करके अगर देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, ठीक है भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, लेकिन उनके कारण क्या ग्वालियर और इस वाले बेल्ट में फायदा नहीं हुआ है पार्टी को? ये भी नहीं बोल सकते ना कि फायदा नहीं हुआ है। दैट इज अ गैम्बल यू हैव टू टेक, वो पॉलिटिक्स है। आपने योगा दिवस का एग्जाम्पल दिया और बहुत लोग ये मतलब क्रिटिसिज्म देते हैं, पार्टी के जो अच्छे जो समर्थक भी हैं, जो सिंपैथाइजर भी हैं, वो भी ये बात बोलते हैं कि ये मतलब थोड़ा इरिटेशन होता है उन लोगों को ना कि ये इवेंट मैनेजमेंट में पार्टी है ना हमेशा चलती रहती है। अभी योगा दिवस आ गया, कल को कुछ और करें, सारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सारे मंत्री सारे ट्वीट करेंगे है ना, और सारे गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, कुछ गवर्नमेंट से प्रोग्राम करा लिया। जैसे गुजरात में जब हुआ था तो ये जब स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला हुआ था तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया था, पूरी गवर्नमेंट का सिस्टम इन्वॉल्व होता। बट एक आप चीज देखो तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाली बात भी है, कि आप जब योगा दिवस को आप इतने मासिव तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो तो जो योगा को पसंद करने वाले लोग हैं या जो उसको एक अच्छा अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, उनके लिए और बीजेपी वो सिनोनिमस हो गए। उसी तरीके से सरदार पटेल को आप सेलिब्रेट कर रहे हो मासिव स्केल पे, तो वो दोनों एक हो गए। स्वच्छता अभियान को कर रहे हो तो स्वच्छता से आपका पार्टी एसोसिएट हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिटी है, एक तो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और उसके बाद उसको बार बार रीइंफोर्स करना इन इवेंट्स के माध्यम से, तो उससे भी जो मासेस है उनकी साइकोलॉजी में ये बात सेट हो जाती कि ये पार्टी इस चीज के लिए स्टैंड करती है। अब अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा बहुत बोला जाता है कि सफल रही, ठीक है, उसके बाद काफी जीते भी, कई जगह कांग्रेस को सफलता भी मिली, लेकिन एक वो हो गया। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, मतलब क्या जोड़ रहे हो, किस चीज के लिए, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप जितना आबादी उतना हक बोल रहे हो तो कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो उनकी बातें हैं और जो उनके एक्शन है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत डिस्पैरिटी है और यही भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रोल प्ले करती है, चाहे सरकार की मशीनरी हो उसको आप यूज कर रहे हो सरकारी फंक्शंस के लिए और अपने आप को एसोसिएट करवा रहे हो, या फिर एक पार्टी के संगठन के माध्यम से आप इसको एसोसिएट करा रहे हो, तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उनकी सफलता का भी राज है। इसमें अरियन भाई एक और बात है, जैसे आपने कहा बाकी पार्टी और बीजेपी में एक अंतर जो है आइडियोलॉजी की बात। अभी जैसे आपने बोला महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड का हुआ, एक हैं तो सेफ हैं, पीएम ने बोला, योगी जी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे। आप मुझे उदाहरण दो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी नारा, ऐसा कोई भी स्लोगन कोई और पार्टी कर सकती है क्या? ओपनली करेगी ही नहीं, क्योंकि उनके बीच आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है ही नहीं। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि जो हिंदूवादी पार्टी भी अपने आप को कहेगी ना, वो भी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्लिक्ट में चल रहा है। जैसे मतलब अगर शिवसेना को बोलते हैं कि वो हम ओरिजिनल, मतलब शिवसेना उद्धव वाली, तो वो कहते रहे इलेक्शन तक कि असली हिंदुत्व वाली पार्टी तो हम हैं, बट फिर वो आपको मिलते हैं कि मतलब ये वाला जो स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे या ये क्या तो सेफ है, ये वाला उसका स्लोगन का भी वो उनसे अनकंफर्टेबल होते हुए दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा, जहां रही आइडियोलॉजी की बात और लोग जो कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। आप भारत के आज़ादी का आंदोलन देखो, आपको देखिएगा हर कुछ समय में कोई ना कोई एक आंदोलन किसी ना, अब उसको ऐसा देख सकते हैं कि भाई इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप देखो वहां पे क्या था, टास्क क्लियर था, एक मैक्रो टास्क क्या था, आज़ादी दिलाना है, रिसोर्स अलोकेशन था। उस समय के लोग, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता यात्रा पे निकलते थे टू कलेक्ट फंड्स कि कांग्रेस पार्टी चलती रहे, आज़ादी के लिए आंदोलन चलता रहे, ये करना। साथ में नेतृत्व था, डेडलाइन था कि एट दी अर्लीस्ट जितना जल्दी हो, कि है ना। और टाइम एंड अगेन रिव्यू बोलो, और टाइम एंड अगेन कांग्रेस की बहुत, हम लोग इतिहास में पढ़ते ही हैं, कांग्रेस का ये सेशन हुआ, उसमें ये रेजोल्यूशन हुए, तो टाइम एंड अगेन वो चीज़ होते रहता था। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बीजेपी उसको कंटिन्यू कर ले गई बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल हेफ्ट।
उनके पास आइडियोलॉजी बची नहीं कि अब किस चीज के लिए रिव्यू करें, अब किस चीज के लिए डेडलाइन करें, अब किस चीज के लिए कार्यकर्ता को अलॉट करें कुछ टास्क। कार्यकर्ता के पास भी कोई मोटिवेशन नहीं है अदर देन मटेरियल, नो अदर मोटिवेशन इज देयर। देखो एट द एंड ऑफ द डे कार्यकर्ता को बूथ लेवल जो भी हमने ये स्ट्रक्चर बता दिया सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस कार्यकर्ता को मिल क्या रहा है? ठीक है रिवॉर्ड क्योंकि लिमिटेड है ना, कितने लोगों को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दोगे, कितने लोगों को सीएम बना दोगे। उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर जरूर है कि मैं भी एक दिन बन सकता हूँ, लेकिन एक प्रैग्मेटिज्म है कि भाई उतने लोगों को तो कितना को बना दोगे? एक ही दो लोग बनेंगे, 10 20 लोग 50 लोग मिनिस्टर बनेंगे, मतलब ऐसा। लेकिन उसके बावजूद मोटिवेटेड रहना। जक्स्टापोज कर दो, रिलेट कर दो आज़ादी के समय कि भाई आज़ादी चाहिए कैसे भी, तो लोगों को मटेरियल बेनिफिट तुरंत नहीं भी मिल रहा हो तो भी लोग जोश में। हाँ मतलब वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि ना, भाई जान दे देंगे, और उनको यही फीलिंग रहती है चाहे मतलब भाजपा के जो कार्यकर्ता रहते हैं कि उनको लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल बाय बीइंग इन द बीजेपी। बिल्कुल। तो आइडियोलॉजी इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि मतलब उसको हम बहुत लोग अंडरमाइन करते हैं या मतलब उतना ज़्यादा समझते नहीं। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा ये। अरे भाई जब रिसोर्सेज नहीं थे तब भी पार्टी राइज कर रही थी, कांस्टेंट राइज पे रही है पार्टी। तो कांग्रेस या बाकी पार्टियों का जो रीजनल पार्टी को तो देखो क्या ही कितना आप देखो, वो तो रीजनल उनकी आइडियोलॉजी होती है बस। लेकिन जो नेशनल पार्टीज हैं वो आइडियोलॉजी के बिना, बेरेफ्ट ऑफ आइडियोलॉजी नहीं बहुत समय तक फंक्शन कर सकते। और कांग्रेस के साथ परेशानी यही है, कांग्रेस और बाकी भी और भी जो भी दल हैं उनके साथ परेशानी ये है कि दे आर बेरेफ्ट ऑफ आइडियोलॉजी। तो जब आपके पास सत्ता नहीं है, आप मोटिवेट कर नहीं पाओगे लोगों को। अभी तत्काल तो आप मिनिस्टर गवर्नर बना नहीं सकते हो, तो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कैसे करोगे कि कम से कम कुछ तो हो, एक कोई मेटा नैरेटिव हो। तो भाजपा के पास वो चीज। अच्छा, ये जब हम संगठन की बात करते हैं, भाजपा के संगठन की और आरएसएस के संगठन की, तो एक बात ही बार बार आती है। 2004 से हम सुन रहे हैं कि उस समय आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया उतने एंथुजियास्टिकली, इसलिए वाजपेयी हार गए। उसके बाद से ही हम ये एनालिसिस सुनते आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में आरएसएस ने बहुत जोर लगाया है। हरियाणा में भी सुना हमने, महाराष्ट्र में। तो ये थोड़ा समझाइए लोगों को कि भाई कैसे आरएसएस कैसे काम करती है इलेक्शंस में। तो आरएसएस को क्योंकि बोलते तो हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक्चुअली वो जो बोलते हैं वो लगभग सही बोलते हैं। मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे वो होता है। बहुत आप समझिए, संघ शाखा लगाती है। जैसे भागवत जी का एक फेमस स्टेटमेंट है, संघ कुछ नहीं करता, संघ केवल शाखा लगाता है। तो संघ शाखा लगाता है। अब वो जो शाखा है ना, वो इनऑर्गेनिक एंटिटी नहीं है। आप समझिए कि एक मोहल्ला है। मैं खुद पटना में जिस शाखा में जाता था वो मोहल्ला है। वहाँ मैं पाटलिपुत्र शाखा उसको बोलते थे, पाटलिपुत्र स्टेशन है वहाँ पे, उसके बगल में लगती थी। तो वहाँ जब शाखा लगती है, शाखा कोई ऐसी पीरियोडिक ऐसे नहीं कि जब इलेक्शन आने वाला है उसके 5 महीने पहले से शुरू कर दो लगाना, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा रहेगा, हमेशा वहाँ लग रहा है। शाखा की गतिविधि जो होती है धीरे धीरे वो केवल शाखा ना रहकर वो समाज केंद्रित हो जाती है धीरे धीरे विथ टाइम। जैसे मैं बताऊं, उदाहरण दूं, मैं पाटलिपुत्र शाखा में था तो वहाँ ना वो नया स्टेशन वो नया बन रहा था, ज़्यादा ट्रेन वगैरह आती नहीं थी, अब तो बहुत आती है। तो बहुत सारे आप समझ ही रहे, चाय की टपरी और ये सब दुकानें थी स्टेशन के बाहर। गंदगी बहुत होने लगी। तो हमने कहा कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमारी शाखा भी लगती है, कि यहाँ लोग डस्टबिन रखे हैं, लोग थोड़ा वो उस स्वच्छता का पालन करें। तो हम गए, हमने सबको एक डस्टबिन और ये सब दिलाया और बोला सारे अलग अलग दुकानों को। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑटोमेट हो गया, वो लोग खुद ही रखने लगे, वो साफ रहने लगा। दूसरा, आपकी शाखा की क्रेडिबिलिटी बनती है। जो भी लोग शाखा में आ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है। एक आरपीएफ में थे वहाँ पे, रेलवे पुलिस में, तो हमारा जो ध्वज होता था वो रेलवे का ही एक ऐसे ही एक कमरा था, उसी में हम रख के आते थे। क्योंकि रोज मैं 1-2 किलोमीटर दूर रहता था, सब लोग थोड़ा दूर रहते थे, वहाँ आते थे। तो हमने कहा यार ध्वज यहीं रख देते हैं, ध्वज और दंड जो होता है शाखा का, आएंगे सुबह यहीं से लेके शाखा लगाएंगे और चले जाएंगे। तो यादव जी थे, मैं यादव जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही खुद ने बोला मुझे ये बात। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो लालू जी के समर्थक हैं हमेशा, लेकिन संघ को बहुत आदर करते हैं। तो उन्होंने ही बोला कि आप यहीं रख के जाया कीजिए, क्यों रोज दंड और ध्वज लेके जाते हैं, आप यहीं रखा कीजिए, अच्छे से रहेगा, मैं इसी रूम में रहता हूँ। मैंने कहा आपका संघ के प्रति इतना क्यों रुझान है? बोले नहीं संघ अच्छा है। वो लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, अपने हिंदू जागरण के लिए जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि भाई मैं भी थोड़ा उसमें योगदान दूं, कभी रिटायर होऊंगा तो योगदान दूंगा। भाजपा से मुझे ऐसा बहुत लाइकिंग नहीं है बिकॉज ऑफ लालू जी, उनके अपने रीजंस उन्होंने बताए थे जो कि सही गलत अलग है। लेकिन उन्होंने ये बोला तो संघ
बिकॉज ऑफ बीइंग इन कॉन्स्टेंट टच एंड बीइंग एन ऑर्गेनिक एंटिटी विद इन द सोसाइटी, उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि इलेक्शन आया ना तो कुछ अलग से बहुत ज्यादा कर दें। वो अगर उस एरिया में जहां शाखा लग रही है उस एरिया में भी उन्होंने वो मैसेजिंग ऑर्गेनिकली कर दी कि भाई हमारे हिसाब से भाजपा क्यों जरूरी है, तो ये ऑर्गेनिक एंटिटी। आप देखो कि संघ के जो वर्ग लगते हैं, जो ओटीटी, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने भी किया है और भी लोगों, आप जिनसे भी जो ना किया आप पूछ सकते हो। जो खाना आता है हमारा, तो हमारे जो वहाँ इतने लोग 40-50 लोग कर रहे थे, जो रोटी आती थी वो कोई ना कोई घर से आता था आसपास के, वो देते थे श्रद्धा से। तो जानबूझ के वो कल्टीवेट किया जाता है वो ऑर्गेनिक एक रिलेशन विद सोसाइटी, ताकि कल को आपको अगर मान लो समाज को एक सर्टेन दिशा में करना है तो ऐसा ना हो कि आप इनऑर्गेनिकली, वो चीज नहीं हो सकता। तो संघ कभी इनऑर्गेनिक फोर्स नहीं लगाता कि चलो आज शुरू करते हैं इलेक्टोरल काम। उसको लगता है कि नहीं, यहाँ अभी जरूरी है ये करना, क्योंकि अगर ना जीते या कुछ ऐसा है तो पॉलिटिकली तो वो गलत हो जाएगा, मैसेजिंग गलत हो जाएगी या समाज का एक मनोबल टूटेगा, तो काम करता है। और ज्यादातर संघ जो है टोलियों में, छोटे छोटे उनकी टोली होती है, टोली बैठक, छोटे छोटे कॉलोनी के टोली में बैठक करते हैं। और क्योंकि वो लोग उन्हीं के बीच के रहते हैं, शाखा वहीं लगा रहे होते हैं, तो ऑलरेडी उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। बट इलेक्शन में खासकर क्या मतलब नया होता है इसमें इलेक्शन क्योंकि में, ये तो आपने बहुत अच्छी बता दिया, संघ की तारीफ कर दी आपने बहुत, एज अ संघी ऑब्वियसली आप करोगे, बट इनऑर्गेनिक वाली जो बात है कि किस तरीके से एक्टिव होना, कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में, कि मान लीजिए ये इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इलेक्शन को जीतना जरूरी है, तो जैसे क्या अलग क्या होता है? तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, तो होगा क्या कि ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहां का मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। तो संघ वहां क्या काम किया, वो शाखा और ये सब तो चल ही रहा है, वहां एक कनेक्शन है उनका। तो उन लोगों ने एक, क्यों महाराष्ट्र एक वैचारिक लड़ाई है और क्यों जीतना जरूरी है छत्रपति से रिलेट करके, और ऐसा एक प्रॉपर एक मटेरियल पैम्पलेट टाइप, लेकिन डिटेल वो मटेरियल नहीं, चुनाव टाइप का, कि क्यों जरूरी है ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस। संघ के हर जो छोटे छोटे जो घटक दल हैं, हर जो व्यक्ति है, स्वयंसेवक है जो रेगुलर है शाखा में, वो लोग भी टारगेटेड अपने अपने एरिया में उनको बैठना है। तो संघ कभी भी, मैं ये कहा ना कि वो ऐसे नहीं करता कि कोई भाषणबाजी करके चला जाए, माइक्रो टारगेटिंग, वो टोली में बैठेंगे 5 लोग 6 लोग के साथ, वो एक्चुअली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इट इज मोर ऑफ अ डायलॉग कि भाई इस कारण से मुझे लग रहा है जरूरी है, आप भी पढ़ो इसको, आप भी समझो इस बात को। दूसरा, इट कम्स फ्रॉम कि उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा हाई है। क्रेडिबिलिटी इसलिए केवल हाई है कि समाज में और कोई काम वो कर नहीं रहा है जो वो कर रहे हैं, कि चलो कम से कम लोग इसलिए मानते हैं कि चलो यार कौन है जो झाड़ू लगा रहा है, कौन है जो रेलवे स्टेशन के बाहर देख रहा है कूड़ा है, डस्टबिन दे रहा है ना। तो इस कारण से लोग आते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिबिलिटी प्लस इस चीज को बताना। दूसरा, कभी भी संघ जो है, संघ जो प्रचार करता है दैट इज कंप्लीटली आइडियोलॉजिकल। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे वो भी ऐसा कुछ करते होंगे कि दलित और ये वो फोर्ज करना। दलित बस्तियों में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पटना में दलित बस्तियों में जाके, दलित बस्तियों में हम ये बोला करते थे, उनको पर्ची देखी कि अंबेडकर साहब पढ़े लिखे, तो आप, क्योंकि मतलब हम संघ का एक सोच है जो मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं, उनको मतलब है ना, एक्चुअली एक जो जय भीम जय मीम और ये सब चलता है, इट इज ओनली बिकॉज कि इवन दे डू नॉट नो अंबेडकर मच, कि ऐसा होगा नहीं, जो अंबेडकर को पढ़ेगा वो कम से कम जय भीम और मीम तो नहीं करेगा साथ में, है ना, जय भीम शायद कर ले। तो उनको बताना कि भाई तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है इसी फोल्ड में रहना, और इस फोल्ड में रह के आपको कैसे आपकी भी राजनीतिक जो एक एम्बिशंस हैं या सामाजिक एम्बिशंस हैं वो दोनों ही कैटर होंगी। उसमें हेल्प करता है, जैसे मोदी जी खुद आते ओबीसी से, भाजपा के कई नेता आते, और भी, तो दैट हेल्प्स यू टू गिव एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल्स कम मिलते थे बीजेपी को, अब ज्यादा मिलते हैं, अब तो हैं बहुत सारे हैं, इनफैक्ट मोर देन अदर पार्टीज। तो वो माइक्रो टारगेटिंग और वो कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली समझाते हैं लोगों को कि ऐसा ऐसा है, और वो समझते हैं कि ऐसा नहीं कि सब मान जाएंगे, वो अपना पक्ष रखते हैं। सामने वाले हो सकते हैं कुछ लोग बोले, काउंटर करें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो डायलॉग होता है। लेकिन आप सोचो कि अगर इसी स्केल पे माइक्रो टारगेटिंग हो रही है, तो दैट पर्सन कम्स, दैट इज नॉट अ रैंडम पर्सन कमिंग विद सर्टेन क्रेडिबिलिटी इन दी सोसाइटी। तो अपने आप वो जो चीज़ है 60% 50% भी उसकी एक्यूरेसी है, तो 50% वोटर बेस तो मतलब इलेक्टोरली तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि अगर सच में वैसा हो गया तो ऐसा करते हैं वो लोग, जनरली ये करते हैं।
और आइडियोलॉजिकल उनका काम साल भर चलता रहता है। तो ऑलरेडी द फाउंडेशन इज लेड। ऐसा नहीं कि अचानक चलो आज तो मोबिलाइज करेंगे। तो लोगों को ये लगता है कि जो एक्टिवेट, जो शायद लोग जो टर्म मीडिया में यूज करते हैं वो इसके लिए करते हैं क्योंकि टोली बैठक छोटी छोटी होते हैं। जो अभी सुना होगा आपने कि महाराष्ट्र में 50,000 संघ ने बैठक की छोटी छोटी। आई गेस 50,000 से भी ज्यादा होगा क्योंकि एक एक विधानसभा में ही मतलब हंड्रेड्स में करते हैं बैठक, छोटे 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 छोटे। अच्छा, एक बात संगठन की हमने कर ली, लेकिन एक और बात जो बहुत फैशन में है आजकल वो है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, यंग लोग हैं, वो जा रहे हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज में, बहुत पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं। थोड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है पॉलिटिकल कैंपेन्स का भी। अलग अलग कंपनियां हैं जो पार्टियों के साथ काम करती हैं। हम देखते हैं प्रशांत किशोर ने ये पूरा शुरू किया था, उसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज आई हैं। बहुत सारा इनोवेशन भी हुआ है ओवर द लास्ट 10 years। तो आपके हिसाब से उनका क्या रोल रहता है? क्या किस तरीके से वो एड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को? कितना बड़ा रोल उनका है? क्योंकि मीडिया में बहुत आता है कि फलाना ने, सुनील कोनागल्लू ने जिता दिया इलेक्शन या प्रशांत किशोर ने जिता दिया इलेक्शन। हालांकि प्रशांत किशोर बोलते हैं कि वी आर ग्लोरीफाइड लिसनर्स, है ना, कि हम जो फीडबैक जो है वो देते हैं। तो एक तरीके से अनदर सोर्स, कई सारे सोर्स होते हैं पार्टियों के। एक संगठन का होता है, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, एक पर्सनल सर्कल होता है नेताओं का, वो होता है, और एक ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एक अनदर फीडबैक सोर्स आ गया है। बट इनका कितना बड़ा रोल है? अरियंत भाई, इस पे बात करने के लिए अपने को समझना होगा किस पार्टी के साथ कौन काम कर रहा है। भाजपा के अंदर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का बहुत लिमिटेड रोल है भाजपा के अंदर। इसका एक कारण ये भी है कि आप समझो यहाँ प्लग पॉइंट्स इतने हैं संगठन। एक तो जो हमने पूरी हायरार्की जो अभी इतनी देर बात की लास्ट 40 मिनट, अगर आप सब कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करें तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो भाजपा में ऐसा है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स रोल, संघ के प्लग पॉइंट्स हैं। आपने कुछ, एक मुझे बहुत अच्छा याद है बंगाल का कि पॉलिटिकल, मैं उस समय एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो कोई एक कैंपेन था जो सजेस्ट किया गया। हमने पूरा पुश किया पार्टी में, और सब पार्टी में भी कुछ लोग अग्री किए, कुछ डिसअग्री किए, बट ठीक ठाक पुश हुआ। संघ के एंड से ही जो वहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक थे उनके एंड से आ गया कि ये नहीं करना है आपको, तो नहीं करना है तो खत्म, मतलब उसको बंद करके रख दो वापस। तो इतने प्लग पॉइंट्स हैं, तो आप हर जगह, तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भाजपा के अंदर इट एड्स इन दी मैनेजमेंट। तो मैं यूथ को, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भैया क्या होता है इसमें, क्या होता है, उनको बहुतों को जाना होता है ना। कई वेस्ट विंग देख के इंस्पायर होके जाते हैं बट गेट डिसअपॉइंटेड। नहीं, बहुत लोग डिसअपॉइंट होते हैं एक्चुअली। बहुतों को लगता है यार मैं तो यहाँ बैठ के केवल कंटेंट लिख रहा हूँ सोशल मीडिया का। मतलब अ पर्सन हु हैज एन इंटेलेक्चुअल बेंट, और ये बहुत समय तक आप समझ लो ना, सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं लिख सकता बहुत केवल। तो मैं अगर उसका सही बताऊं तो ऑपरेशंस में जिसको समझना है चीज़ों को, ऑपरेशंस जिसको सीखना है, उसके लिए कैंपेन बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज यू लर्न ऑपरेशंस एट स्केल, वेंडर मैनेजमेंट हो, सब हो, कि कितने स्केल पे, क्योंकि कैंपेन होता है, इतने इतने विधानसभा है, इतने इतने लोकसभा है, वहाँ होता है। तो यू लर्न ऑपरेशंस एट स्केल। डिपेंड करता है ना, मतलब आप किस चीज में काम कर रहे हो। अगर कैंपेन में ग्राउंड पे काम कर रहे हो तो ऑपरेशन समझोगे। अगर आप कम्युनिकेशंस वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो कैसे सोशल मीडिया काम करता है, कैसे प्रचार होता है, कैसे माइक्रो टारगेटिंग होती है, मैसेजिंग कैसे होती है, वो सब सीखते हो। फिर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में हो तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदर करना, उसकी रिपोर्ट बनाना हर एक कंस्टिट्यूएंसी की वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँ, अगर भाजपा में आप कर रहे हो तो भाजपा में बहुत लिमिटेड रोल है। सोशल मीडिया, नो डाउट सोशल मीडिया आप करते हो ज्यादा, लेकिन कई लोग आते हैं कि मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा, मैं तो एकदम सीख जाऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होता है। हाँ, मतलब मैं सजेशन दूंगा, हाँ, मैं बताऊंगा, हाँ, और वो करेंगे। यहाँ उल्टा होता है, यू आर जस्ट एन एंटिटी जिनको लीडर बताएंगे। जैसे मतलब आप बेसिकली पेड कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता भी नहीं एग्जैक्टली, आप बस आप ऑर्गेनाइज करने में चीजों को मदद कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, है ना। कार्यकर्ता तो बहुत बड़ा टर्म है, उतना तो कर ही नहीं सकते जितना वो लोग मेहनत करते हैं बेचारे। लेकिन आपका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीडर है, कोई प्रभारी, जैसे महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव जी हैं, एग्जैक्टली लेट्स से प्रभारी, देवेंद्र फडणवीस जी ये हैं, डिप्टी सीएम थे। ही विल आस्क कि ये चीजें मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे होर्डिंग चाहिए ऐसा, मुझे कैंपेन के मटेरियल चाहिए ऐसा, मुझे भाई
दूसरे पार्टी के इन नेताओं के बारे में प्रोफाइलिंग करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज वो बोलेंगे। You will allot resources, political consultancy will allot resources to get these things done and उनको रिपोर्ट जाएगा। rather than उल्टा भी होता है। जो मुझे लगता है कि ये एक बहुत डिफरेंस है, जैसे आपने कहा कि भाजपा में जिस तरीके का स्कोप है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का, वो एज अ हेल्पर इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। और दूसरा क्या है कि भाई उसमें बहुत ज्यादा ना इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। इफ लेट्स से यू हैव अ वेरी गुड रैपो विद सम लीडर एंड ही नोज यू पर्सनली, कि जैसे मुझे पता है ना कि मान लो कि आप लीडर हो, आपको पता है कि आदर्श जो है इज अ जेन्युइन गाय और अच्छा सोचता है, मान लो, तो आप शायद हो सकता है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन और बाकियों का से ज़्यादा ऐसा है कि आदर्श जो बोलेगा वो थोड़ा ठीक। ऐसे बहुत लीडर को मैंने देखा है कि जिनको कि आप मान लो आप बोलोगे या कोई और व्यक्ति बोलेंगे तो उनका क्योंकि उनसे रैपो है तो वो बोलेंगे तो उनकी बात वो दे विल हीड टू दैट सजेशन। बट कई पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज हैं, जैसे प्रशांत किशोर का मॉडल है, वो डायरेक्टली लीडर से डील करते हैं। जैसे पहले मोदी जी से कर रहे थे, वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि पार्टी का जो संगठन है, क्योंकि अब लीडर बेस्ड है तो आप सब फॉलो करते हो। बट भाजपा जैसे पार्टी है, चाहे कांग्रेस में भी हो, वो रूम नहीं होता है। नेशनल पार्टीज में ये मुश्किल है क्योंकि उनके इतने लोग हैं, पुराने लोग हैं जो बैठे हुए हैं। जैसे प्रशांत किशोर जो बीजेपी में, वो कांग्रेस में चाह रहे थे, उनका चाह रहे थे कि उनको लीड करने मिल जाए, क्या क्या करना है। अब कांग्रेस में इतने पके पकाए लोग हैं इतने समय से, वो कैसे आपको आने दे देंगे? क्योंकि वहां तो रियल पॉलिटिक्स है ना, वहां कॉर्पोरेट थोड़ी है कि आपको मतलब रिवाइव कर देंगे, दे दो मुझे कॉर्पोरेट मतलब कंसल्टेंसी जैसे होता है ना कि मैकेंजी लेती है कि अच्छा आप लॉस में जा रहे हो, लाओ हम अच्छा आपको बनाते हैं डिजाइन, विल सजेस्ट कि क्या क्या करना, आपको करो, आप प्रॉफिट में चले जाओगे। ऐसा नहीं है। इसमें मतलब काफी फायदा भी होता है जो इस तरीके से अकोमोडेट कर लेते हैं, जैसे रीजनल पार्टीज के साथ जिन्होंने भी ऐसे काम किया है, जिनका डायरेक्ट रेपो है और ट्रस्ट है लीडर्स के साथ, तो वो उनको सजेशन देते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। दूसरा क्या है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है भाई, जैसे आप जब बीजेपी के साथ काम करते हो, बीजेपी में जब आप कैंपेन को डिजाइन करोगे ना कि ऐसा होना चाहिए, नेशनल जैसे योगा डे होना चाहिए, तो यू हैव टू एक्चुअली सी कि योगा डे पे जो बताया ना, राष्ट्रीय से लेके बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक का क्या रोल होना चाहिए। यू हैव टू सजेस्ट दैट, आपको वो समझना पड़ेगा। बाकी पार्टी में ये है नहीं, तो इसलिए वो टेक ओवर कर पाते हैं पार्टी को, कि एग्जीक्यूशन भी पूरा उन्हीं के हाथ में आ जाता है। तो सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। हाँ, कि भाई मुझे बताओ, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन भी वो ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने देखा काफी जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका सारा एग्जीक्यूशन भी कंसल्टेंट्स करा रहे थे, हर एक चीज बूथ लेवल तक। बूथ लेवल। भाजपा में तो एडम स्मिथ का वो डिवीजन ऑफ लेबर है प्रॉपर, कि पेपर में ऐड देने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो बोलो वो है, इसके लिए अलग है, क्योंकि कार्यकर्ता है ना, सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है कि फलाना कार्यकर्ता है वो देखेगा। बट इनके मतलब वही है, अलग अलग प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर आपने एक अच्छी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो ब्राइट माइंड्स है उनके साथ अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छे सजेशन जा रहे हैं, वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बट भाजपा में वो नहीं हो पाता, थोड़ा लैग होता है। हाँ, लैग क्या मतलब, कई बार तो पहुंच ही नहीं पाती बात, जो अच्छे आइडियाज हैं वो शायद पहुंचे ही ना वहां तक। स्टेट लेवल पे, स्टेट इलेक्शंस में जब इलेक्शन गोइंग होता है तो थोड़ा हो पाता है। मैंने बोला ना, ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेवलपिंग रैपो विद द इन चार्ज ऑफ दैट स्टेट। तो दे एड इन द कैंपेन गुड, दे मेक गुड कैंपेन, क्या सजेस्ट होने चाहिए वो करते हैं, गुड, बहुत अच्छा। पॉलिटिकल जो इनपुट्स हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल स्रोत हैं, उसमें से एक स्रोत ये भी हैं, और क्या करना वो फाइनली डिसाइड, क्योंकि बीजेपी एज अ पार्टी वो फिर वही डिसाइड करेंगे। जैसे मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हम पूरी सजेशंस और लिस्ट आप दोगे 100 का, उसमें से 30-40 जो है वो जॉट डाउन करेंगे कि भाई ये है जो हटेगा। उसके बाद उनको लगेगा नहीं, ये 5 और चीज है जो शायद हम कंसल्टेंसी से मिस हुई, तो ये 5 चीज और ऐड कर दो, तो ये उनका है। और तो ये भी हो जाता है ना, अगर पार्टी से, संगठन से, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से, सब जगह से एक तरीके का फीडबैक आ रहा है, मान लो 5 चीजें सेम आ रही हैं, तो उस पे ज्यादा एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज वो कंफर्म भी हो रहा है ना। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जैसे दूसरा है ना, एक जो इसमें जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, स्टेक होल्डर्स को आप मैनेज करते हो। जैसे अलग अलग नेता, अब जैसे देखो, मैं पर्सनली कोई नेता का आपस में 2 लोगों का 36 का आंकड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का नहीं है ना। वो उनसे भी सजेशन लेंगे मैनिफेस्टो के लिए, इनसे भी लेंगे, उनसे भी लेंगे। तो जो टॉप लीडरशिप के पास जाती है वो सारा का सजेशन मिल के जाता है। ये नहीं है कि केवल इसी से ले लिया,
केवल उसी से ले लिया, सबसे ले लिया। जो आपको लग रहा है सो कॉल्ड कि रिटायर हो चुके लीडर, उनके घर भी जाके उनसे भी ले लिया। तो वो लेकर, तो उसमें वो डेफिनेटली ऐड करते हैं ये सारी चीज़ों, तो स्मूदन कर देते हैं प्रोसेस को थोड़ा, रादर देन तो वो कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट्स के बियॉन्ड जाके थोड़ा स्मूदन करके प्रोसेस दे देते हैं। दूसरा जो सोशल मीडिया या फिर डिज़ाइन वाला जो एलिमेंट्स है, वो तो कंप्लीटली पूरा टेक ओवर कर लेते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बीजेपी में भी वो कि सोशल मीडिया पे क्या जाएगा, बिकॉज वो पॉलिटिशियंस का एक्सपर्टीज भी नहीं है, या संगठन वाले लोगों का एक्सपर्टीज नहीं है। अब ग्राफिक्स क्या जाएगा, वो ज्यादा अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल नो डाउट देते हैं, नहीं उसमें मैं भी बताऊं, फडणवीस जी का होर्डिंग में वो यहाँ तक देखते थे कि जो महिला को आपने होर्डिंग में डाला है, वो महिला किस कलर के कपड़े पहनी है, आपने ये क्यों कलर डाला है उनका, आपने सलवार कमीज ऐसा क्यों डाला है, ऐसा। तो देयर आर लीडर्स जो ना बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे जा के देखते हैं और अप्रूव करते हैं। अच्छा, आखिरी में ये बताइए कि आपने बताया बहुत सारी अच्छी चीजें जो संगठन की वजह से बहुत एक सीक्रेट सोर्स है भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इलेक्शंस में बहुत काम करता है। बट एक नेगेटिव पॉइंट क्या आप कहेंगे कि संगठन की वजह से या संगठन की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ऐड होता है, और जो शायद नुकसान भी कर रहा हो, या जिसपे काम करने की जरूरत है पार्टी को या संगठन को? एक तो लैग वाली बात है, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने में शायद थोड़ा लैग आए। दूसरा मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा जो भाजपा ने जो 2024 के चुनाव में भी हमने देखा, बहुत लोगों का कहना है इस कारण से हार गए, उस कारण से हार गए। मेरा सिंपल है कि भाई संगठन वॉज नॉट दैट एक्टिव, ठीक है। तो संगठन, क्योंकि आप संगठन बेस्ड पार्टी हो, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हो, कार्यकर्ता अगर आपके विमुक्त हो जाएं और लगे कि यार दे आर नॉट वेरी मोटिवेटेड, तो फिर आपके चांसेस डिप्लीट हो जाते हैं, डिप्लीट होना शुरू होते हैं जीतने के। जहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट है, देखो हरियाणा देख लो, कहीं भी देख लो आप, तो वहाँ देखोगे कि बीजेपी रेस इज अहेड। क्यों? क्योंकि संगठन के लोग मोटिवेटेड हैं पूरे। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो आप, हो सकता है आप थोड़ा नीचे रह जाओ। ये अगर आप जो बाहर से लोग आते हैं, लीडरशिप बाहर से कई लोग आके पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको कुछ टिकट मिलता है, कुछ भी मिलता है मालूम, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं कि टूटता है। और वो मैसेजिंग की क्यों इनको लाना जरूरी था, वो पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग जाता है ना। उसके लिए जैसे आप देखो कि इसमें बहुत अच्छा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मिड ऑफ मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बहुत पहले आए थे। एंड में आते तो जरूरी नहीं है वही रिजल्ट होता, क्योंकि ना कार्यकर्ताओं को भी तो समय चाहिए। उस व्यक्ति, आप सोचो कि जीवन भर वो गाली दिया है, वो कि दूसरे पार्टी का, उसका काम है ना कार्यकर्ता का, उसको थोड़ी उससे पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन जीवन भर उसको लग रहा है उसके एंटी उसने पॉलिटिक्स की है। अब अचानक कोई आ गया, उसको भी तो समय दो, उसके साथ एक सामंजस्य बिठाने का, रैपो बिठाने का, लीडर को भी समय दो, उसके लिए भी गलत है बेचारे के लिए। अब मान लो मेरा एरिया है, मैं कहीं से आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या आपका एरिया जहाँ बीजेपी, मान लो कि उसके कार्यकर्ता, अचानक कांग्रेस का वहाँ जो लीडर है मेन, वो आ गया पार्टी में। अब बीजेपी का जो वहाँ का लोकल आदमी है, सब कार्यकर्ता, उसको लग रहा है यार अब मैं तो हमेशा इसके अगेंस्ट में था, अब ये आ गया। उस लीडर के लिए भी गलत है, क्योंकि कोई कार्यकर्ता उसको सपोर्ट नहीं कर रहा नीचे, है ना। तो वो जो ये रैपो बिठाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता भी उनको जाने, वो भी जैसे हेमंता दाने इसको कह सकते हैं कि कुछ अच्छे से किया है। तो आपने देखा होगा जब वो सीएम बने तो ही टुक हिज एंटायर कैबिनेट टू सर्बानंद सोनोवाल जी हाउस फॉर लंच, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई जो कार्यकर्ताओं को आप ऐसे नहीं ओन कर सकते, कार्यकर्ताओं को तो आपको एक स्टेप आगे लेके उनको ओन करना होगा, और धीरे धीरे। दूसरा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ओन करना है तो एक है आइडियोलॉजी। आप मतलब आइडियोलॉजिकल उस तरह की बात करो तो हेमंत ने जो समझा उस तरह से बात करते हैं, तो नेचुरली थोड़ा लोग फिर एफिलिएट होना वो खुद एफिलिएट होने शुरू होंगे। यू कैन नॉट बी अ कांग्रेसी एंड बी इन बीजेपी हमेशा, यू हैव टू आइडियोलॉजिकली शिफ्ट योर गेम। तो ये आखिरी में मतलब एक बेनिफिट जो मैं बताना चाहूंगा, और जो मैंने ऑब्जर्व भी किया है, कि हरियाणा के इलेक्शन में क्या हुआ था कि एक एक सीट पे मान लीजिए 30-30 लोग थे, कैंडिडेट थे जो टिकट चाह रहे थे, और मिला तो आखिरी में एक बंदे को, लेकिन वो 29 जो थे ना वो गायब हो गए। इलेक्शन में कभी आए नहीं वो, ना उनको हेल्प करने के लिए आए। लेकिन ये भाजपा में नहीं होता है, क्योंकि एक तो जो सारे हमने रीजंस डिस्कस किया, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, या फिर एक तरीके से आप ये लगे कि वो एनाथेमा है कि हम कांग्रेस को तो नहीं कर सकते सपोर्ट, चाहिए ये हमारा विद इन द पार्टी पॉलिटिकल अपोनेंट है, बट इसको करते हैं, बट उनको नहीं कर सकते। तो वो वाला मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में लैकिंग है। और ये संगठन को भी एक तरीके से, संगठन के ही लोग हैं ना सारे, तो वो कहीं ना कहीं उन वैल्यूज से आता है
कि भाई हमको अपने में लड़ना नहीं है। और आप ये देखते हो हर लेवल पे, ये तो मैंने आपको टिकट वाले लेवल पे बोला। और 2019 में क्या था, इस बार तो 2024 में कांग्रेस में कंपटीशन था, 30-30 लोग टिकट मांग रहे थे। ऐसा ही 2019 में था, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था 75 पार हो जाएगा, भाजपा जीत जाएगी भारी बहुमत से, तो उस टाइम पे बीजेपी की टिकट्स के लिए कंपटीशन था। बट वहां पे मैंने देखा कि लोग सपोर्ट किया उनको, एटलीस्ट पार्टी ने फोर्स किया कि भाई आप जाओ, ये सभा करो, ये सब करो। और ये मतलब ये एक तो ये एंगल है, और जो भाजपा को बहुत हेल्प करता है आइडियोलॉजी की वजह से। दूसरा ये है कि पार्टी के जो स्टेट में कोई इलेक्शन है, मान लीजिए अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन था, लेकिन हमारा जो भाजपा हरियाणा के जो सीएम है वो भी गए हुए थे वहां, सबको ठीक है। तो वहां पे ये बहुत होता है, मतलब अगर हरियाणा का इलेक्शन देखो तो अहिरवाल में जैसे मोहन यादव जो सीएम है वो अहिरवाल में जाके यादवों के बीच में कर रहे थे। तो एक तरीके से ये मुझे लगता है कि और कोई पार्टी उस लेवल पे नहीं करती है कि आप क्या छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जब 1-2 इलेक्शन होता है तो सारे देश के ऐसा लगता है कि जो रेलिवेंट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आके टेक ओवर कर लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हेल्प करते हैं। मंत्री तक देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बन जाएंगे या वहां पे उनका काम देखेंगे और डेली मीटिंग्स करेंगे। तो ये मतलब यूनिक है, जो संगठन का ही एक एस्पेक्ट है, बिल्कुल जो उसको यूनिक बनाता है। बिल्कुल, ये संगठन से ही आता है अरिहंत भाई। और इसमें अभी आप जब बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था यही कि बीजेपी कितने लेवल पे प्लानिंग, तो जहाँ अहिर बेल्ट है वहाँ यादव जो इनके नेता हैं उनको भेजा जाएगा, योगी जी को कहीं भेजा जाएगा, तो हर को यूज करते हैं। दे ऑल्सो यूज। अभी मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग, अमित शाह जी ने शायद 15 आसपास कुछ ऐसी रैली की महाराष्ट्र में, ठीक। मोदी जी ने शायद 1 दर्जन से थोड़ी सी कम ही की, ठीक, इतने बड़े स्टेट में। लोग कहते हैं कि अरे नितिन गडकरी जी को तो साइडलाइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहानी कहते हैं ना लोग, नितिन गडकरी जी ने 72 से ज्यादा रैलियां की है। सो द संगठन नोज कि भाई किस व्यक्ति की कितनी अहमियत किस जगह पे है, उसको आपको वो अहमियत देना होगा। आप वो अहमियत नहीं दोगे जिस व्यक्ति की वहां अहमियत है, तो ऑब्वियसली आप क्योंकि कार्यकर्ता, देखो अभी जो हमने बोला एक आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड है, दूसरा उसको रिवॉर्डिंग जो मैकेनिज्म है पूरा मॉनिटरिंग और रिवॉर्डिंग वाला मैकेनिज्म उससे मोटिवेटेड, तीसरा एक और चीज से मोटिवेटेड है, ही इज अटैच्ड टू सर्टेन लीडर्स ऑल्सो। मोदी जी का लाना क्यों जरूरी था 2014 में? क्योंकि कार्यकर्ता उनसे मोटिवेटेड थे उनके आने से। उसी प्रकार नितिन जी का महाराष्ट्र में एक सर्टेन होल्ड है, लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, एक अटैचमेंट है। हाँ कहीं तो है भाई, कुछ किस तो एरिया में तो है, कुछ लोग तो है, चाहे 5% भी है। आप देखो विदर्भ पूरा स्वीप किया बीजेपी ने। हाँ। तो लेकिन यही है ना, ये छोटी चीज है जो नहीं समझती कांग्रेस। और संगठन उन्होंने तो अपने स्टेट में ही एक बहुत बड़े जो मतलब आप कह सकते हो कि वो मान लीजिए कि आपको 10 सीट भी नहीं जिता सकते, लेकिन 2 तो जिता सकते हैं। 2%, 5% कुछ तो इम्पैक्ट है। 2% भी कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर उनका उतना भी है। अगर आप वो पूरे 15 दिन गायब रहते हैं, जैसे जो सैलजा के केस में हुआ, तो उससे नुकसान ही होता है ना, फायदा तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। बीजेपी में ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। बीजेपी में ऐसा एक तो पहले तो स्ट्रांग लीडरशिप है, संगठन की मॉनिटरिंग वाला मैकेनिज्म है, आरएसएस है। कोई लीडर ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि मैं एब्सेंट हो जाऊं चुनाव से, दिखाने के लिए मैं एब्सेंट हो जाऊं कि मैं तो अपना विरोध जता रही हूं, जैसे शैलजा ने किया, जो भी, कि मैं विरोध जता रहा हूं या जता रही हूं, इस कारण से मैं साइलेंट हो जाऊं। हर लीडर को उतरना ही है, वो उस समय अपना सब भेदभाव सब मिटा के वो उतरेगा। ये बहुत अलग है ये चीज, ये करना। और हर एक को, और बहुत सीनियर लीडर को आप देखोगे, जैसे एक क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जो 2 स्टेट के एक संगठन मंत्री, क्षेत्र के जो पूरे संगठन मंत्री होते हैं, उनको एक कोई रीजन दिया हुआ है, वो 50 सीट मात्र देख रहे हैं। महाराष्ट्र के एक एरिया के 50, पुणे और उसके आसपास के 50 सीट। मैंने फोन पे उनसे बात हुई, वो आदमी 5 महीने से कैंप किए हुए हैं वहीं पे। तो इतने सीनियर लीडर। तो दूसरा क्या, पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता उनको भी लगता है यार कि पार्टी बहुत सीरियस है, इतने सीनियर लोग ये वो आके एक, आप अभी मुझे अचानक याद आया फिर जब आप उदाहरण दे रहे थे कि कैसे जब रिबेल को मैनेज कैसे करते हैं। हाँ, बंगाल में मैं कांग्रेस में रिबेल को खड़ा किया जाता है, बीजेपी में रेबल को मैनेज किया जाता है। कांग्रेस मिस मैनेज करती है, बीजेपी मैनेज करती है। तो कांग्रेस में तो मैं उस समय बंगाल में था, नया मतलब मैं कॉलेज से निकला था,
तो बहुत पुराने बीजेपी के सिलीगुड़ी के आसपास के कार्यकर्ता थे जो जब बीजेपी का कोई झंडा नहीं उठाने वाला होता था तो वो अकेले झंडा उठा के चलते थे। वाजपेयी जी से सब लोग जो पुराने बीजेपी के नेता हैं उनको जानते हैं। कुछ हुआ होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, वो मुझे उतना पता भी नहीं, उस समय मैं नया था। कुछ पॉलिटिक्स हुई, उनको कोई मोदी जी की रैली थी या सभा थी, कुछ तो था जिसमें शायद उनको नहीं इन्विटेशन ही नहीं गया। जनरली वो स्टेज पे बैठते हैं, पुराने कार्यकर्ता है सबसे, तो बुजुर्ग हैं बहुत, 80-85 साल के, तो बुरा मान गए, घर पे बैठ गए। अच्छा, हार्म नहीं करेंगे पार्टी को कि अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं घर पे बैठ गया, मेरी तो जरूरत नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो जो प्रभारी थे अरविंद मेनन जी, उनका नाम ले सकता हूँ क्योंकि वैसे उन्होंने काम किया, एक्चुअली अप्रिशिएशन वाली चीज़ है, वो उनके घर गए, उनका हाथ पकड़ के बोले कि जब आपने हमारी पार्टी का झंडा जब उठाया जब तो कोई था नहीं, आज तो पार्टी राइज पे है बंगाल में, आज शायद हम 30-40% वोट लाएगा, हो सकता है कल को जीत जाए, और आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो ये तो हमसे पाप हो जाएगा, मैं तो हमेशा जीवन भर इसी ग्लानि में रहूंगा कि ये कैसे हो गया मेरे से। वो व्यक्ति, अब जब भाजपा का कार्यकर्ता है, वो जीवन समर्पित किया है, इतने में वो व्यक्ति इतने खुश हो गए कि उनको पूछा गया, उनको जाके, मतलब कई बार होता है ना, लोगों को लगता है कि आपको हर व्यक्ति को सेटल करना है, पैसा दे, ये वो, कई बार आप रीच आउट तो करो। आप एक बात बताओ, थोड़ा पानी मारना जितने जो रिबल हैं, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, अगर पर्सनली उनमें से 100 रिबल है, मान लो हरियाणा या मान लो किसी भी स्टेट में 100 रिबल है, 100 में से 100 को प्रियंका गांधी पर्सनली फोन करके 10-10 मिनट बात करे, कितना ही टाइम जाएगा, 2-3 दिन का टाइम है, करे, मैं गारंटी देता हूं उसमें 70% तो बैठ जाएंगे कि चलो यार प्रियंका ने बात कर लिया, राहुल ने बात कर लिया, यहाँ कोई मतलब नहीं करने दो। मैं बोल रहा हूँ ना, खड़े किए जाते हैं भाई, फोन करके खड़े हो जाओ। और लीडरशिप वैसी है ना, तो आप लीडर का क्या होना चाहिए, तो जैसे वहां के जो प्रभारी थे अरविंद जी ने ये अपना दायित्व समझा ना कि ये व्यक्ति, अच्छा वो तो रिबल भी नहीं कर रहे थे कि नहीं यार, कोई कार्यकर्ता हमारे जो जिन्होंने जीवन दिया है वो नाराज कैसे रह सकते हैं। हरियाणा में तो ये तक हुआ है, रैली में लोगों ने बोला है, जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, कि मेरे पास फोन आ जाए तो मैं बैठ जाऊंगा, होता है तो लेकिन फिर भी फोन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि किसी ने खड़ा किया है। और भाजपा में आपने देखा होगा कई बार वीडियो वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री जी तक ने बात किया है, हाँ, रिबल से, ठीक है, बैठे ना बैठे उसका आप कुछ भी करो, लेकिन ये दिखाता है कि दे आर सो प्रोएक्टिव फॉर ईच एंड एवरी सीट, कि भाई ये व्यक्ति इस सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां आउट ऑफ द वे बेसिकली इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप सीरियस कितने हैं इलेक्शन जीतने के लिए, अल्टीमेटली यही है ना। देखिए, ऐसा साम दाम दंड भेद, जैसे जो जीतना है इलेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि कांग्रेस भी आजादी के पहले तो वैसे ही चलती थी ना भाई, एम अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रेगुलर मीटअप्स, सेशंस कांग्रेस के, और ऐसा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सारा कॉर्पोरेट ऐसे ही चलता है। ये कोई रॉकेट साइंस ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी संघ ने कहीं से ले आया निकाल के, उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसपे वो काम करते हैं, उसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को लेके। आप अपनी एक आइडियोलॉजी, कांग्रेस ना आइडियोलॉजी अभी डिफाइंड है, फिलोसॉफी देते, आइडियोलॉजी अगर नहीं डिफाइंड होती ना तो आप किसी भी प्रोसेस का एम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्वांटिफाइबल। कहाँ क्या डिफाइन करोगे? वो अभी मैं कल सुन रहा था, राजदीप सरदेसाई जी बोल रहे थे एक शो पे, मैं सुन रहा था ऐसे, तो बोल रहे कि वो राहुल गांधी कोई विचारधारा की लड़ाई में गए हुए। क्या विचारधारा की लड़ाई? आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कि विचारधारा की लड़ाई आप जीत गए? आपके हिसाब से तो आप 99 पे जीत गए, विचारधारा की लड़ाई तो आप जीत चुके ना भाई, 99 पे खत्म। आप वैसे ही रहो, लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहो, विचारधारा की लड़ाई जीत लो, खुश रहो। अगर यही आपका एम है तो व्हाट इज योर एम? आपका एम है क्या कि अगले, जैसे अभी दिल्ली इलेक्शन है, बिहार है, आपका एम है क्या कि दिल्ली में मैं, चलो यार प्रैक्टिकली इंटरनली कम से कम अपने पार्टी को बोलने के लिए कि यार नहीं, बाकी सीटें छोड़ो, अभी हमारी स्थिति बहुत बुरी है, ये 10 सीट ऐसा लो, ये 10 पे तो हमें आना ही आना है चाहे जो। बिहार में ऐसे बहुत सारी सीटें जहाँ कांग्रेस की पुरानी जीती हुई है कि चलो यार 243 तो नहीं जीतेंगे हम कभी किसी हाल में, लेकिन ये जो 30-35 सीटें हैं यहाँ शुरू तो करो, करना ही नहीं है। अभी वो क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में, मैं हंस रहा था कि वो संविधान का वो लाल किताब लेके इंटरनल, जहां मीडिया भी नहीं अलाउड है, कोई नहीं अलाउड है, ऑडिटोरियम में कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ सभाएं कर रहे थे। भाई रैली का समय है, लोगों के बीच वो बात बताने का समय है, और आप एक ही चीज को लेके, किताब को लेके हर जगह चल रहे हो, कोई नयापन नहीं है। और आप देखो राहुल गांधी ने इतने बार स्टांस चेंज किया है, इसी से आप समझो कि बेचारा कार्यकर्ता कितना कंफ्यूज्ड है। आप कभी तो मंदिर जाने लगते हो, गुजरात चुनाव याद करो 2017, फिर आप मंदिर जाते हो, लगा वो नहीं काम कर रहा,
और वही है ना, एक टेम्पलेट आप सब जगह लगा रहे हो जो कि एप्लीकेबल नहीं है। अब जितनी आबादी उतना हक वाला जो गेम प्लान है या जो स्लोगन है वो ओबीसी और वो फोकस्ड है, राइट। अब हरियाणा में क्या हो रहा था कि ओबीसी तो सॉलिड वोट बैंक हो गया बीजेपी का, और सीएम भी उस कैटेगरी से आता है। तो जो मूवमेंट हो रहा था बीजेपी से कांग्रेस की तरफ वो अपर कास्ट का हो रहा था, और उधर आप कह रहे हो कि 90 में से 87 जो सेक्रेटरी हैं वो अपर कास्ट के हैं, तो जो आपका मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा। वो लोग भी सोचेंगे ना कि भाई हम क्यों दें कांग्रेस को। अरे भाई ये सारी चीज आप देखो, ये सब तो ट्रिकल डाउन अलग अलग इश्यूज हैं। ये सब मेटा जो नैरेटिव है ना कि आपकी एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या है, उससे ट्रिकल डाउन होती है। जैसे मैंने बोला ना, भाजपा की एक आइडियोलॉजी है, कोई सोचेगा कि एक हैं तो सेफ हैं, ये भाजपा की आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा की और संघ की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसका ये एक सबसेट उन्होंने निकाला कि भाई एक हैं तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। उसी का एक सबसेट आएगा कि भाई राम मंदिर बनाना है हमें, है ना। वैसे अलग अलग सबसेट, तो उनका मेटा है ही नहीं कुछ। आखिरी में मतलब यही कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नैरेटिव था, उसके बाद एक है तो सेफ है वाला जो नैरेटिव, उसकी जरूरत नहीं थी। बट वो एक अपने आप में एक अलग पॉलिटिक्स चलती रहती है। खैर उस पे कभी फिर डिस्कस करेंगे। आदर्श भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे से आपने सारा एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा और बहुत अलग चीज़ हमने डिस्कस की है। जो बहुत डिस्कशन इस तरीके के बहुत होते हैं, बहुत एनालिसिस होता है इलेक्शंस का, लेकिन इस टाइप की चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। तो आपने एक इनसाइड व्यू दिया है पार्टी संगठन कैसे काम करता है। आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स। पॉलिटिकल स्पेस में तो जो काम करते हैं आर्यन भाई, उनको पता ही होगा, उनके लिए बहुत नया नहीं, लेकिन जो आम लोग, आम जनता के लिए काफी है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। फिर बात करेंगे कभी पक्का। फिर अगली बार जन सुराज बिहार और बीजेपी पे, अब क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले हैं, बिहार पे करते हैं। ठीक, थैंक यू भाई। ओके भाई।